हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर का कोर्स जिसका नाम है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है इंटेलिजेंस, उसकी हम बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट का डिस्कस कर चुका हूँ, तो वहाँ तक मैंने बताया है सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के बारे में। यहाँ तक मैं बता दिया था। इसके आगे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है सोशल इंटेलिजेंस। इसमें क्या लिखा है, पढ़ते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डील विथ पर्सन्स। मतलब कि सोशल इंटेलिजेंस इस प्रकार का इंटेलिजेंस होता है, कैसे कोई आदमी किसी दूसरे आदमी से डील करता है, कैसे उसको समझता है, वो होता है हमारा सोशल इंटेलिजेंस। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। आदमी का जो रिलेशनशिप्स होता है उसके बारे में जानने में मदद करता है सोशल इंटेलिजेंस। मेक्स फ्रेंड्स इजली, वो आसानी से दोस्त बना लेते हैं जिसके पास सोशल इंटेलिजेंस होता है। एंड मोटिवेट कॉमन पीपल, और जो कॉमन पीपल होता है, जो आम आदमी होता है, उसको आसानी से मोटिवेट कर सकता है जिसके पास सोशल इंटेलिजेंस होता है वो। और जैसे इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो एग्जांपल हो सकता है पॉलिटिकल लीडर्स, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उन लोग के पास सोशल इंटेलिजेंस होता है काफ़ी, इसलिए वो लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरा हो गया सेल्समैन, जैसे LIC सेल्समैन हो गया, ठीक है ना, उनके पास भी सोशल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो अपने डील को अच्छे से वो समझा पाते हैं और लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं। ठीक है। अब आगे देखेंगे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ये हमारा दूसरा इंटेलिजेंस है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डील विथ थिंग्स। जो हमारा कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है, इसमें हमारा आ गया कि थिंग्स, कैसे हम किसी वस्तु के साथ डील करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, वो हमारा आ गया कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। एज इन स्किल्ड ट्रेड एंड साइंटिफिक एप्लीएंसेस। किस तरह से जो साइंटिफिक एप्लीएंसेस होते हैं, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, कैसे उसे ऑपरेट करना है, कैसे उसे खोलना है, कैसे चलाना है, इस सारे एप्लीएंसेस के बारे में जो जानकारी रखता है, जो इसके बारे में जानता है, ठीक है ना, उसे बोलेंगे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इसकी हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल में यहाँ दिया गया, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिल्डिंग ट्रेड्स पोसेस हाई कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिल्डिंग जो बनाते हैं, और उनके पास इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, ताकि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ डील कर सके, और कोई घर या बनाना हो या फिर कोई बिल्डिंग बनाना हो, वो सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके उसे बना सके। ठीक है। और जैसे कि एक और एग्जांपल है, फार्मर हु हैज़ मोर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एडॉप्ट मोर मैकेनाइजेशन प्रैक्टिसेस। मतलब कि कोई फार्मर है, उसके पास कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस ज़्यादा है, वो मशीन को अच्छी तरह से डील कर सकता है। तो जितना अच्छा से वो डील कर पाएगा, उतना अच्छा वो मशीन्स को ऑपरेट कर पाएगा और अपने फार्मर सेक्टर में अच्छा से अच्छा कर सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी ला पाएगा। तो ये होता है हमारा कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। चलिए इसके आगे जो है थर्ड हमारा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, इसकी हम बात करेंगे। तो इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड a specific use of concepts and symbols in dealing with situation and to solve the problems through the use of verbal and numerical symbols। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इस प्रकार का इंटेलिजेंस होता है, किस तरह हम किसी सिचुएशन में अपने आप को उस सिचुएशन निकालते हैं, किसी प्रॉब्लम में हम अपने आप को उस सिचुएशन से कैसे निकालते हैं, और कैसे किसी सिचुएशन में हम अपने आप को फेस करते हैं, किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं एक तरह से। ठीक है ना, न्यूमेरिकल सिम्बल्स के थ्रू या कोई बोल कर या समझ कर, वो हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है। इट इज़ द कैपेसिटी टू जज वेल, रीजन वेल एंड टू सेल्फ क्रिटिकल। इट रिसीव्स ग्रेटेस्ट वेट। प्रोफेशन पीपल पोसेस हाई एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। जो प्रोफेशनल पीपल्स होते हैं, जो बहुत समझदार होते हैं, जो काफ़ी ऊंचे पद पर पहुंच गए होते हैं, ठीक है ना, किसी भी सेक्टर में, तो उनके पास एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। वो उनको समझ में आ जाता है धीरे धीरे कि किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, किस तरह से हम उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम उससे निकल सकते हैं। उनके पास इंटेलिजेंस कैपेसिटी बढ़ जाता है और समझने की क्षमता बढ़ जाता है और अच्छे से वो डील कर पाते हैं। ठीक है। वो हमारा हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है। और उसके आगे हम देखेंगे IQ, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वाइटेंट। ठीक है। इसमें क्या है, इंटेलिजेंस एसर्ड थ्रू द वेरियस इंटेलिजेंस ट्रेट्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द इंटेलिजेंस क्वाइटेंट। मतलब कि इंटेलिजेंस हम तो जान के क्या है, इसको कैसे हम माप सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि इसके पास कितना इंटेलिजेंस है, वो हमारा IQ लेवल बताता है। ठीक है। तो विलियम स्टर्न जो जर्मन फिलोसफी है, फर्स्ट क्वाइंट द इंटेलिजेंस क्वाइटेंट इन 1914। मतलब कि जो विलियम स्टर्न जो साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 1914 में इंटेलिजेंस क्वाइटेंट के बारे में, IQ के बारे में बताया था। IQ इज़ द रेशियो ऑफ
IQ इज़ द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल्स मेंटल एज टू हिज क्रोनोलॉजिकल एज। जो IQ जो है रेशियो है किसी व्यक्ति का मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आएगा मेंटल एज क्या होता है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है, मैं बता देता हूँ। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। IQ इक्वल टू होता है मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज का मतलब ये हो गया कि आपका दिमागी विकास किस तरह से हुआ है, मतलब कि आपका दिमागी विकास किस तरह के बच्चों के मैच करता है, वो हमारा होता है मेंटल एज। जैसे कि आपका एज मान लीजिए 20 साल है और आपका मेंटल एबिलिटी है ना कोई 13 साल के बच्चे का जैसा है, तो आपका मेंटल एज उसके जैसा हो जाएगा। और क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है कि आपका खुद का एज, आप कितने साल के हैं। जैसे कि आप 20 साल के हैं तो आपका क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगा 20, और आपका हैबिट्स हो गया या फिर किसी का हैबिट्स है और किसी का बिहेवियर है ना 13 साल के बच्चे के जैसा है, तो उसका मेंटल एज हो जाएगा 13 साल। ठीक है, इस तरह से हम IQ निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर फिर से कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज के बारे में बताया गया। इट इज़ द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच फिलोसोफर अल्फ्रेड बिनेट इन 1908। अल्फ्रेड जो बिनेट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंटल एज के बारे में 1908 में बताया था। द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन मेंटल एबिलिटी एक्सप्रेस्ड एंड इट इक्विवेलेंट टू द क्रोनोलॉजिकल एज। द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन मेंटल एज, the level of development in mental ability expressed and it is equivalent to the chronological age at which the average group of individuals reach that level। तो वही मैंने जो आपको बताया वही यहाँ पर लिखा गया है कि मेंटल एज हमारा कि किस तरह के जो नॉर्मल एवरेज जो बच्चे होते हैं, किस तरह के जो लोग होते हैं उससे मैच करता है ना, वो हमारा मेंटल एज हो गया। जैसे कि आप 20 साल के हैं, आपका जो मेंटल एबिलिटी है ना किसी 30 साल के व्यक्ति के जैसा है या 24 साल के व्यक्ति के जैसा है, तो वो आपका हो जाएगा मेंटल एज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, if the performance of 8 years old on certain task is equal to what of a majority of 12 years old, then he is a mental age of 12 years old। Obviously 8 साल का कोई बच्चा है, उसका मेंटल एबिलिटी जो है 12 साल के बच्चा का जैसा है, तो उसका मेंटल एज हो जाएगा 12 ईयर्स। ठीक है, वेयर एज अनदर चाइल्ड ऑफ 8 years showing the परफॉर्मेंस इक्वल टू द मेजोरिटी ऑफ 5 years, दैन द पोसेस द मेंटल एज ऑफ 5 years। ठीक है, समझ गए आप। अगर वो 8 साल का है, उसका मेंटल कैपेसिटी 5 years का है, तो उसका मेंटल एज भी 5 years ही होगा। चलिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ IQ की हम बात करेंगे कि हम IQ का क्लासिफिकेशन मतलब कि IQ जो हम फॉर्मूला आपको पीछे बताया, तो उसके थ्रू जो IQ हमारा जो आएगा, तो उस IQ से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आएगा, उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है बिलो 20, अगर मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 जब करते हैं, अगर उसका जो आता है 20 से कम आता है, तो उसका क्लासिफिकेशन यानी कि उसका जो बिहेवियर हो जाएगा इडियट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, 20 टू बिलो 70, 20 से 70 के अंदर में आता है तो फीएबल माइंडेड। ठीक है, 70 से 90 के बीच में आता है डल, 90 से 110 के बीच में आता है एवरेज और नॉर्मल, 110 टू 120 आता है तो सुपेरियर, 120 टू 140 आता है तो वेरी सुपेरियर, 140 टू 200 आता है तो जीनियस, और 200 से ज़्यादा आता है तो सुपर जीनियस, बहुत समझदार, इंटेलिजेंस, ऐसा कहा जाता है। तो ये हो सकता है। अब आगे देखेंगे, तो आगे है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, पहला आता है यूनिटरी थ्योरी। दिस थ्योरी इज ओल्डेस्ट। इट होल्ड्स द इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वन फैक्टर, ए फंड ऑफ इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंस विच इज़ यूनिवर्सल टू ऑल एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के में समझेंगे कि क्या ये बोलना चाह रहा है यूनिटरी थ्योरी। ठीक है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ़ ए चाइल्ड हु इज़ वेरी गुड इन मैथमेटिक्स मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन आर्ट्स डिस्पाइट जीनियस इंटरेस्ट एंड एफर्ट। जैसा कि यूनिटरी थ्योरी कहता है, अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हो, तो वो आर्ट्स में या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। उसका कितना भी इंटरेस्ट क्यों ना हो और कितना भी एफर्ट क्यों ना लगा ले, वो आर्ट्स में या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट में अच्छा कर ही नहीं सकता। ये हमारा यूनिटरी थ्योरी करता है, जो सरासर गलत है और जो सही नहीं है। ये सबसे पहला थ्योरी था, तो ये गलत हो गया। अब इससे आगे देखेंगे दूसरा कौन सा थ्योरी है। दूसरा है मल्टी फैक्टर थ्योरी। दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय थॉर्नडिकी, मतलब कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया था। इट वाज आल्सो कॉल्ड एटोमिस्टिक थ्योरी। ठीक है, इंटेलिजेंस इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मल्टीपल एंड सेपरेट फैक्टर्स और एलिमेंट्स। मतलब कि इंटेलिजेंस जो है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही फैक्टर पर डिपेंड करेगा और एक ही पर डिपेंड करके रह जाएगा, बहुत सारे फैक्टर पर इंटेलिजेंस हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनी मेंटल एक्ट्स
According to this theory, any mental act involve a number of minute factors. According to this theory, any mental act involves a number of minute factors operating together. Example: if a farmer want to get good market price of this produce, he must have the ability to judge. यानी कि कोई फार्मर है, उसको मार्केट में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो कमा सके, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो पहला फैक्टर हो जाएगा विच क्रॉप हैज़ मार्केट डिमांड, मार्केट इंटेलिजेंस, मतलब कि जो क्रॉप लगाना चाहता है उसका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होना चाहिए और इसके लिए मार्केट इंटेलिजेंस को समझना होगा, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा वो परफॉर्म कर सकता है। अगर मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, कोई दूसरा क्रॉप लगा लिया तो उसको नुकसान हो जाएगा और इसलिए मार्केट इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा, तभी वो मार्केट डिमांड को समझ लेगा, तभी उसी वही क्रॉप लगाए जो मार्केट में अभी चल रहा है, मार्केट में जो ज़रूरत है। अब दूसरा हो जाएगा वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या होता है? चेंज द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट है उसको चेंज कर देंगे, जैसा कि हम राइस है, ठीक है ना, राइस हम मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया राइस है कि अभी दाम उसका कम है, कोई लोग नहीं खरीद रहा है, उसको क्या करेंगे, हम मुरही बना देंगे या फिर उसका फॉर्म को चेंज कर देंगे, दूसरा फॉर्म में उसको बेचेंगे, तो वही चीज़ हमको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा मार्केट में। तो इस तरह से हम वैल्यू एडिशन करके भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी फार्मर को समझने पड़ेगा और इसका भी इंटेलिजेंस रखना पड़ेगा। तीसरा हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ अर्ली वैरायटी। अब एक और फैक्टर हो जाएगा कि हमारा जो अर्ली वैरायटी आया, यानी कि इससे पहले जो वैरायटी लगाए थे वो मार्केट में चला कि नहीं चला, उसमें क्या क्या कमियां आई और क्या वो वैरायटी फिर से लगाना चाहिए कि लगाना चाहिए, ये सारी बातें उनको दिमाग में आना चाहिए और समझ में आना चाहिए, तभी दूसरा फिर क्रॉप लगाना चाहिए। अगर वो लगा लिए, फिर पहले वाला जो लगाया फिर से वही लगा लिए, तो फिर से उनको नुकसान हो सकता है। तो ऐसा समझने की ज़रूरत है, तभी कोई क्रॉप लगा सकते हैं फार्मर्स। चौथा हो जाएगा एडुकेट नॉलेज ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखिए चौथा मतलब कि फार्मर्स के लिए हो जाएगा कि कौन कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है, कि इसका मतलब ये है कि जैसे मतलब कि कौन कौन सा वाटर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, और कौन सा क्रॉप उसमें लगाना चाहिए, कैसा मिट्टी है, और इस तरह से हम सारे नॉलेज को हम इकट्ठा करके तभी हम फार्मर को रिकमेंडेशन दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें है ना, फार्मर को समझने की ज़रूरत है। ये सारा मल्टी फैक्टर थ्योरी के अंडर आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होता है और बहुत सारे चीज़ पर डिपेंड करता है, इसलिए इंटेलिजेंस मल्टी फैक्टर थ्योरी को जस्टिफाई करता है, ठीक है। अब आगे समझेंगे टू फैक्टर थ्योरी। आगे हमारा टू फैक्टर थ्योरी, ये क्या है? दिस थ्योरी प्रोपोन्ड बाय स्पीयरमैन इन 1923, यानी कि ये जो थ्योरी है स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था 1923 में। अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस इज़ ए जनरल इंटेलिजेंस कैपेसिटी। इंटेलिजेंस जो है जनरल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। इट पोस्टुलेटेड द एक्सिस्टेंस ऑफ ए जनरल फैक्टर और ए जी फैक्टर। It postulated the existence of a general factor और G factor and a specific factor S factor underlying the intelligence। अब यहाँ पर हम समझेंगे S factor क्या होता है, general factor क्या होता है। The G factor is present in all mental activity, मतलब कि general factor कि general जो काम करते हैं उसमें जो इंटेलिजेंस लगता है या फिर उसके रिगार्डिंग जो इंटेलिजेंस होता है वो आपका G factor होता है। जैसा कि आप कहीं जाते हैं, चलते हैं, खाते हैं, ये सारा क्या है आपका जनरल फैक्टर है जो सबके पास होता है। अब एस हो जाएगा, एस फैक्टर क्या है? एस फैक्टर इज प्रेजेंट ओनली इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। स्पेसिफिक एक्टिविटी का मतलब है कि अगर आपको मतलब कि म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में अच्छा कर सकते हैं, या फिर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, आप फोटोग्राफी में काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। ये सारा क्या होगा? ये सारा आपका होगा स्पेशल फैक्टर्स। आप स्पेशल ढंग से क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सारा आपका होगा स्पेशल फैक्टर। जी फैक्टर मतलब आपका जनरल फैक्टर हो गया, एस फैक्टर मतलब क्या आपका स्पेशल फैक्टर्स जो आपके अंदर है। For different specific mental activity, different factors are present, such as musical ability, arithmetic ability, mathematical ability, etc. Musical ability includes S factor and powerful degree of S factors like musical memory, range, pitch, etc. ठीक है। A renowned musician must have a strong G factor along with powerful S factor of musical ability. The G factor is described as mental energy. The musicians may have the same G factor but may different as S factor। यानी कि जो मतलब कि दो म्यूजिशियन है तो दोनों के पास एस फैक्टर सेम हो सकता है, दो म्यूजिशियन है दोनों के पास जी फैक्टर सेम हो सकता है, यानी कि जनरल फैक्टर जो म्यूजिशियन के पास होता है वो सेम हो सकता है, लेकिन एस जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो दोनों में अलग हो सकता है। इसके पास कुछ ज़्यादा नॉलेज है, इसके पास कुछ ज़्यादा नॉलेज है, दोनों में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद
हम पढ़ेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अब ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या है, इसकी हम बात करेंगे। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय थर्स्टटोन, ठीक है। ये जो थ्योरी है थर्स्टटोन के द्वारा दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंटेलिजेंस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ फैक्टर्स, यानी कि इंटेलिजेंस जो है बहुत सारे ग्रुप ऑफ फैक्टर पर डिपेंड करेगा, बहुत सारे ग्रुप ऑफ फैक्टर से मिलकर बना है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और आगे देखेंगे कौन कौन से फैक्टर है। थर्स्टटोन concluded that certain mental operations have a common primary factors which differentiates them from other mental operations, ठीक है। द मेंटल ऑपरेशंस कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रुप ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे मेंटल ऑपरेशंस हैं, ठीक है ना, वो सारे मिलकर ग्रुप ऑफ फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। सो देयर आर नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मेंटल एबिलिटी एंड ईच ऑफ दिस ग्रुप्स हैज़ इट्स ओन प्राइमरी फैक्टर, और सारे के सारे जितना भी ग्रुप फैक्टर सबका अलग अलग अपना इंपॉर्टेंस है। Thurston and his associates have identified 6 primary factors. थर्स्टटोन जो थे उन्होंने 6 प्राइमरी फैक्टर्स दिए हैं। अब एक एक करके सारे फैक्टर्स को हम बताते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा है नंबर फैक्टर। अब ये नंबर फैक्टर क्या होता है? एबिलिटी टू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन रैपिडली एंड एक्यूरेटली, मतलब कि नंबर फैक्टर हमारा ये है कि कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कितना जल्दी और कितना सही तरह से कर लेते हैं, वो हमारा नंबर फैक्टर को डोमिनेट करता है, जिसको एन से हम जान सकते हैं। दूसरा हो गया वर्बल फैक्टर, फॉर्म्ड टेस्ट इन्वॉल्विंग वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, कोई वर्बल टेस्ट होता है उसमें हम कितना परफॉर्म करते हैं वर्बली, वो हमारा वर्बल फैक्टर को डोमिनेट करता है, ठीक है। इसको बी से हम जान सकते हैं। अब आगे क्या है? तीसरा हो गया वर्ड फ्लुएंसिंग फैक्टर, इन्वॉल्व्ड व्हेनेवर द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू थिंक ऑफ एसोसिएट ऑफ वर्ड्स एट रैपिडली रेट, मतलब कि हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं या फिर कुछ चीज़ समझते हैं, किस तरह से वर्ड को वो अपने अंदाज में बताता है, किस तरह से वो रैपिड रेट से समझा पाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इन्वॉल्व व्हेनेवर सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू थिंक ऑफ एसोसिएट वर्ड्स एज ए रैपिड रेट, मतलब किस तरह से वो वर्ड के बारे में अच्छे से सोच लेता है, समझ लेता है, किस तरह से बता लेता है, ठीक है ना, किसी वर्ड को या फिर कोई सेंटेंस को, ये सारे समझ सकते हैं। तो ये सारा हमारा होता है वर्ड फ्लुएंसिंग फैक्टर, जिसको W से डोनेट करते हैं। अब हमारा चौथा है स्पेस फैक्टर। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आए या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देंगे, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ स्पेस फैक्टर दिया गया है, जिसको एस से डोनेट करेंगे। इन्वॉल्व इन एनी टास्क इन विच द सब्जेक्ट इंडिविजुअल मैनिपुलेट्स एन ऑब्जेक्ट इमेजिनरी स्पेस, देखिए इसका मतलब है कि किस तरह से हम कोई चीज़ को सोचते हैं, अपने दिमाग में किस तरह से इमेजिनेशन बना के सोचते हैं, मतलब कि कोई चीज़ देखें और अपने दिमाग में उससे सोच रहे हैं, अलग ही लेवल से सोच रहे हैं, हर डिज़ाइन से सोच रहे हैं, तो वो हमारा स्पेस फैक्टर होगा। किस तरह से हम किसी चीज़ को सोचते हैं इमेजिनरी स्पेस में, यानी कि इमेजिनरी माइंड में इमेजिन करके, ठीक है ना, वो हमारा एस फैक्टर हो गया, जिसको एस से डोनेट करते हैं। पाँचवा हो गया रीजनिंग फैक्टर, जिसको आर से डोनेट करेंगे। फाउंड इन टास्क दैट रिक्वायर्स द सब्जेक्ट दैट इज डिस्कवर्ड है रूल और प्रिंसिपल इन्वॉल्व सीरीज एंड ग्रुप्स ऑफ लेटर्स। अब देखिए आप भी तो कभी ना कभी रीजनिंग बनाए होंगे, तो इस रीजनिंग से आपको रिलेट करके आप इसे समझ सकते हैं। रीजनिंग फैक्टर मतलब कोई लेटर या फिर कोई सीरीज़, ठीक है ना, उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से अपना इंटेलिजेंस को लगा के उसको हम कैलकुलेट करते हैं या फिर देखते हैं या समझते हैं, ठीक है ना, वो हमारा रीजनिंग फैक्टर हो जाता है, जिसको आर से डोनेट करते हैं, ठीक है। और छठा हमारा हो जाएगा रोल मेमोरी फैक्टर, जिसको हम एम से डोनेट करते हैं। इन्वॉल्विंग द एबिलिटी टू मेमोराइज क्विकली, किस तरह से कितना जल्दी हम किसी चीज़ को याद कर लेते हैं, कोई सेंटेंस आया झट से हमको याद हो गया, तो वो हमारा रोल मेमोरी फैक्टर को डोनेट करके, जिसको हम एम से डोनेट करते हैं। किस तरह से कितना जल्दी हम किसी चीज़ को मेमोराइज़ कर लेते हैं, वो हमारा रोल मेमोरी फैक्टर को डोनेट करेगा। अब चलिए इतना सब कुछ तो हम जान गए। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस इन एक्सटेंशन वर्कर, अब इंटेलिजेंस का क्या इंपॉर्टेंस है एक्सटेंशन वर्कर में, उसकी हम इसमें बात करेंगे। इंटेलिजेंस डज नॉट फॉलो ए सेट ऑफ स्टीरियो सिमिलर टाइप्स ऑफ पैटर्न बट डिपेंड्स लार्जली ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिमांड ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड द रिसीव्स। इंटेलिजेंस जो है एक समान कभी नहीं होता है और किसी भी व्यक्ति में एक जैसा इंटेलिजेंस होगा भी नहीं, ठीक है। ये इंटेलिजेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इन्वायरमेंटल टू इन्वायरमेंट भी वेरी करता है, क्योंकि इंटेलिजेंस इन्वायरमेंट फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि इंटेलिजेंस जो है कोई समान सिमिलर टाइप्स ऑफ पैटर्न फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, ये लार्जली डिपेंड करता है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट फैक्टर पे, और ट्रेनिंग किस तरह से हमारा ट्रेनिंग मिला है किसी मेंटर से या फिर किसी टीचर से, ठीक है ना।
इस सारे फैक्टर पे इंटेलिजेंस डिपेंड करता है। इंटेलिजेंस रिमेन तो डिपेंड करता है। तो इस तरह से इंटेलिजेंस का हम अप्लाई करके, ठीक है, इंटेलिजेंस का अप्लाई करके हम फार्मर को मेंटल कैपेसिटी को जान सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और उसमें सुधार ला सकते हैं और नए नए टेक्नोलॉजी का इनोवेशन कर कर, डेमोन्स्ट्रेशन कर कर और फार्मर को बता सकते हैं और उसे जागरूक कर सकते हैं और नए मैकेनाइजेशन को सीखने में और समझने में उसे मदद कर सकते हैं। आगे क्या है, इंटेलिजेंस रिमेंस कांस्टेंट व्हेन द कंडीशन रिमेंस कांस्टेंट। इंटेलिजेंस कांस्टेंट हो जाएगा जब कंडीशन कांस्टेंट होगा। कंडीशन क्या क्या हो सकता है, एजुकेशन, हेल्थ या सिचुएशन। अब जिस सिचुएशन पहले से है वही सिचुएशन में आप रहिएगा तो हो सकता है आपका इंटेलिजेंस कांस्टेंट हो जाए, या फिर हेल्थ की वजह से आपका इंटेलिजेंस कांस्टेंट हो सकता है, या फिर एजुकेशन की वजह से। ये सारे फैक्टर है जिसके कारण इंटेलिजेंस आपका कांस्टेंट हो सकता है, इनके समान हो सकता है, ठीक है। आगे, इन ऑल द डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, इन ऑल द डिफरेंसेस in intelligence can be treated to either heredity or environmental intelligence product of both। यहाँ पर जैसा कि हम बताया कि इंटेलिजेंस जो है किस तरह से पेरेंट्स से मिला है, मतलब कि इंटेलिजेंस जो जीन पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से हमारा पेरेंट्स द्वारा हमारा जीन मिला है, किस तरह से वो ट्रांसमिट हुआ है, उस पर भी डिपेंड करेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर भी डिपेंड करेगा, दोनों इसका इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। गिफ्टेड पर्सन with higher intelligence can be better utilized by offering broader opportunities and with programs for their accelerated growth, for their accelerated growth। इसका क्या मतलब है, गिफ्टेड पर्सन विद हायर इंटेलिजेंस कैन बी बेटर यूटिलाइजेशन द ऑफरिंग ब्रॉडर अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि कोई पर्सन होता है जिसके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है और ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है जिसके कारण वो सारे चीज़ में अच्छे से वो परफॉर्म कर पाते हैं। ऐसा रेयर केस में होता है कि उनका एनवायरनमेंट उस तरह से मिला, या फिर एजुकेशन उस तरह से मिला, या फिर उसके गार्जियन से जो जेनेटिक मिला उसमें ऐसा है, या फिर ये सारे फैक्टर हो सकता है कि ये सारे फैक्टर से उसका इंटेलिजेंस इंप्रूव हो सकता है, या फिर उसमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है इंटेलिजेंस। ये सारी बातें हो सकती है, ठीक है। आगे क्या है, इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द मेंटल रिटार्डेड पीपल और पीपल विथ लेस इंटेलिजेंस। तो इस तरह से हम इंटेलिजेंस के थ्रू हम जान सकते हैं कि किस पीपल के पास कितना ज़्यादा इंटेलिजेंस है और इंटेलिजेंस कितना है कितना नहीं है, ये सब हम जान सकते हैं और इसके थ्रू हम इस नॉलेज के बेस पे हम एक्ट कर सकते हैं। इन रूरल सोसाइटी सच एज पीपल शुड बी गिवन सोशल अटेंशन वाइल ट्रेनिंग दैम इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। और इससे पता कर सकते हैं कि हाँ कि वो व्यक्ति हमारे मतलब कि बात में इंटेंशन दे रहा है कि नहीं, ठीक है ना। इससे हम उसका इंटेलिजेंस को जान सकते हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पे, एन एक्सटेंशन वर्कर कैन इंक्रीज एफिशिएंसी बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज फॉर टीचिंग फार्मर्स फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड देयर बाय स्मूथ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ चेंज। मतलब कि फार्मर के इंटेलिजेंस को हम जानकर समझकर अगर हम जान जाएंगे कि उसमें इंटेलिजेंस कम है तो किस तरह से हम उसके इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, और उस मेथड का यूज़ करके उसके इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश करेंगे और अपना जो और उसके बाद एक्सटेंशन वर्कर के द्वारा कोई प्रोग्राम है ना उसको समझा पाएंगे और कुछ नया टेक्नोलॉजी के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन भी कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हो सकती है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, इंटेलिजेंस। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपका जवाब दे दूँगा। तो अब वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी और नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे जय हिंद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और स्टडी करते रहे। थैंक यू। Yeah.